नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। तीसरे चरण के 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही चुनाव आधे घंटे से ज्यादा खत्म हो चुका है। 543 में से 242 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब तक 261 सीटों की लड़ाई है। तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी की प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से लेकर कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया। तीसरे चरण में कहां कितना वोट पड़ा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब 4 चरण की वोटिंग बाकी है। इसके बाद हिंदुस्तान में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन इससे पहले सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। सियासी दल एक के बाद एक दांव चलकर अपने विरोधियों के हौसले को पस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत करके हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता लालू यादव के बयान पर अब निशाना साध रहे हैं। हालांकि बैकफायर करते देख लालू यादव ने सफाई दे दी है, लेकिन बीजेपी उनके इस बयान को अपना हथियार बना लिया है। लालू यादव ने आखिर ऐसा क्या कहा, आज आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा में देश की संपत्ति मुसलमानों में बांटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए बयान की कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। बयान के अगले दिन कांग्रेस नेताओं का एक दल चुनाव आयोग के पास पहुंचा और मोदी के भाषण को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी। इस मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया। विपक्षी दलों ने बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश की, साथ ही चुनाव में हिंदू मुसलमान करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया। अब लालू यादव के बयान के बाद विपक्ष खुद ही घिर गया है। सत्ता पक्ष विपक्ष के क्या है आरक्षण का प्लान, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही चुनाव आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। 543 सीटों में से 242 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी के 261 सीटों की लड़ाई है। तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दूसरे मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया, वोट किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव समेत कई नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। आंकड़ों के मुताबिक शाम 7 बजे तक करीब 61% मतदान दर्ज किया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर राज्यवार तरीके से मतदान के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा असम में वोटिंग हुई है। असम में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे कम महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 54%
मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में लगभग 74% के आसपास वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बिहार में 56% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है। गुजरात में 56% के आसपास वोटिंग हुई है। गोवा में 74%, कर्नाटक में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 62% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। इस तरीके से हिंदुस्तान में अगर मतदान के फीसदी की बात करें तो तीसरे चरण में लमसम अगर मिलाया जाए तो 61% मतदान हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तीसरे चरण के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने वोट का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद में मतदान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ नारायणपुरा के मतदान केंद्र पर वोट डाला। गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह दूसरी बार चुनावी मैदान में है। तस्वीरों के जरिए भी मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के कलबुर्गी में अपने वोट का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने भी अपने वोट का प्रयोग किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने भी वोट डाला, तो महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने भी अपने वोट का प्रयोग किया है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आज वीवीआईपीओ की थी जिन लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। इसके अलावा सीटों की तादाद के हिसाब से बीजेपी के लिए चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। जिन 93 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से 2019 में एनडीए ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिर्फ बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को 71 लोकसभा सीटें मिली थी। मौजूदा इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों को 2019 में इन सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर समझौता करना पड़ा था और तमाम राजनीतिक दलों ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को इन सीटों पर जीत बरकरार रखने के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है, तो इंडिया गठबंधन को अपनी सीटों का इजाफा करने की एक बड़ी चुनौती है। अब कौन किस पर भारी है वो 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे एक एक फेज की वोटिंग खत्म होती जा रही है, यह उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी पिच पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही स्कोर करने में जुटे हैं। दोनों पक्षों का मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा गोल कर 2024 के चुनावी जंग को जीतना। इसके लिए दोनों तरफ से दनादन गोल दागे जा रहे हैं। कुछ गोल सेल्फ गोल होता रहे हैं तो कुछ गोल सीधे गोल पोस्ट किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आरजेडी के प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव ने भी एक गोल फिर से दाग दिया है। तीसरे चरण का जब मतदान चल रहा था तब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने आरक्षण पर हो रही सियासत को और हवा दे दी। लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की। लालू यादव ने खुलेआम कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव के इस बयान के बाद आरक्षण पर घमासान फिर से शुरू हो गया। 2 राउंड शुरू हो गया। पहले मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको लालू यादव का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिस पर बवाल मचा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद से ही आरक्षण पर बहस छिड़ी हुई है। दूसरे चरण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी को लेकर जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है,
कांग्रेस उसे छीनने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब हर चुनावी रैली में कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। कांग्रेस उसे मुस्लिमों को देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, राजनीति करने का, और एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुसंख्यकों को विरासत को छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की मंशा का आरोप लगाया। उसके बाद मंगलसूत्र छीने जाने का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आरक्षण वाले बयान का हवाला दिया। ये तमाम वो आरोप हैं जो लगातार एक के बाद एक चुनावी मुद्दों में छाए हुए हैं। दूसरे चरण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी पीएम मोदी के इन आरोपों पर खुलकर नहीं विरोध किया था, लेकिन राहुल गांधी अपने चुनावी सभा में सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात जरूर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब तक मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन मंगलवार को आरजेडी मुखिया लालू यादव ने यह बोलकर गुगली फेंक दी है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले से आरक्षण पर विपक्ष को घेर रही बीजेपी ने भी लालू यादव की गुगली का जवाब छक्के से दिया। लालू यादव के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने लालू के आरक्षण वाले बयान पर क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए। इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेल्फ गोल होते हुए देख लालू यादव ने आनन फानन में अपनी भूल सुधार ली। वैसे भी लालू यादव पार्टी पर MY यानी मुस्लिम यादव पार्टी होने का टैग लगता रहा है। लालू यादव की पार्टी को लगा कि चुनाव जीतने के लिए अब सोशल इंजीनियरिंग से आगे बढ़ना होगा। इसीलिए आरजेडी सुप्रीमो को जल्द ही समझ में आ जाएगा कि इस बयान को इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर देखा जाए और बीजेपी से भुना लेगी। इसलिए लालू यादव ने तुरंत ही सफाई पेश कर दी। हालांकि उनकी बात जुबान से निकल चुकी थी और बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के नेताओं ने लालू यादव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए लालू यादव के बयान को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री निशाना साधा। तो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो,
ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा और जिसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। कह सकते हैं कि आज महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे करके, आज एनडीए की सरकार थी तो 50% महिलाओं को बिहार के अंदर, आज भी सभी समाज का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई भी संविधान के निर्माताओं के बाबा भीमराव अंबेडकर के विपरीत अगर जो इधर उधर करेगा, मुसलमानों के वोट और तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की बात करेगा तो वो व्यक्ति को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आरक्षण का हितैषी बनने के लिए अपनी अपनी होड़ मची हुई है तमाम राजनीतिक दलों में, अपना अपना प्रण है। बीजेपी डर दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो एसटी, एससी और ओबीसी के हक को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन डर दिखा रही है कि अब की बार बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदलकर आरक्षण का प्रावधान खत्म कर देगी। दूसरे चरण के बाद से तमाम सियासी दलों में आरक्षण का मुद्दा नाक की लड़ाई बन गई है। हालांकि चुनावी रण में आरक्षण का मुद्दा कोई नया नहीं है। आजादी के बाद से हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराओं की सरकार बनी, आरक्षण का मुद्दा हमेशा से रहा है। इतिहास गवाह है कि आरक्षण के मुद्दे कई बार सरकारें गिराई और कई बार सरकारें बनाई और यही वजह है कि इस बार के चुनावी रण में जब गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर फर्जी वीडियो सामने आया तो बीजेपी में हड़कंप मच गया। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सामने आया, अमित शाह ने खुद इस पर अपना पक्ष असली और नकली वीडियो के साथ रखा। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से वीडियो को लेकर उन्होंने अपना बयान रखा था। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को अच्छे तरीके से मालूम है कि आरक्षण जैसे मुद्दे पर एक एक बयान बहुत मायने रखता है, एक एक बयान क्या कर सकता है और इस आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल रिस्क नहीं लेना चाहता। आरक्षण पर एक बयान क्या कुछ कर सकता है उसका एक उदाहरण बिहार विधानसभा, आपको 2015 का याद होगा चुनाव, नहीं है तो याद दिलाना चाहता हूं। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सामने बीजेपी की हार हुई थी। लालू यादव, नीतीश कुमार ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने जब हार की समीक्षा की तो कई वजह से बड़ी वजह आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को माना गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार को वैसे भी जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है और मंडल राजनीति का केंद्र भी बिहार है। इसीलिए लालू यादव जब मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर सफाई दे रहे थे तो यह बताना नहीं भूले कि मंडल कमीशन उन्होंने ही लागू किया था, यानी लालू प्रसाद यादव ने लागू किया था। आरक्षण और संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में
लगातार वार पलटवार चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुद को संविधान का रक्षक और एक दूसरे को संविधान विरोधी बता रहे हैं। आरक्षण का वार पलटवार के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी देश की जनता से एक भावुक अपील की है और मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। सोनिया गांधी जी ने कहा है, क्या कुछ वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूं। 2024 के चुनाव में चरण दर चरण सियासी दलों के मुद्दे बदलते जा रहे हैं। अब 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। चौथे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। चौथे चरण में आरक्षण पर ही रण होगा या सियासी दल अपने तर्कश से कोई नया तीर निकालेंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि पहले चरण में अलग मुद्दा, दूसरे चरण में अलग मुद्दा, तीसरे चरण में अलग मुद्दा। अब चौथे चरण में कौन सा बड़ा मुद्दा होगा, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।